इंसान का शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही चीज है। लेकिन भाई कुछ लोग यही कहते हैं ना कि इंसान की बनावट से ज्यादा परफेक्ट और कुछ भी नहीं है। तो फिर एक बात बताओ कि हमारे परमानेंट दांतों का सेट सिर्फ एक बार ही क्यों निकलता है? हमारी कमर में हमेशा दर्द क्यों रहता है? और मर्दों के निपल्स क्यों होते हैं? भाई साफ पता चलता है कि हमारे पैरों से लेकर हमारे आईबॉल्स तक हमारी बॉडी की प्रोग्रेस अजीब व गरीब तरीके से हुई है। दोस्तों, मैंने ह्यूमन बॉडी में मौजूद कमियों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाने के लिए एक लिस्ट तैयार की है। तो चलिए देखते हैं हमारी एनाटॉमी में मौजूद गड़बड़ियां क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे गाल। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने खाते समय गलती से अपना गाल नहीं काटा होगा। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चोटों में से एक है। इसे ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसे कवर करने का कोई तरीका नहीं है और खट्टा या नमकीन खाने से इसमें बहुत जलन महसूस होती है। लेकिन अगर आप गलती से उस जगह को फिर से काट लें तो दर्द और भयानक हो जाता है। तो हमारे शरीर की बनावट में हमारे गालों की नरम मांसपेशियों को कुछ सख्त और सबसे शार्प हड्डियों के ठीक पास में क्यों रखा गया है? असल में ये बात इस पर डिपेंड करती है कि हम क्या खाते हैं। खाने को चबाते समय मुंह में रखने के लिए ही गाल की मांसपेशियां बनाई गई थीं। इंसान प्लांट्स को ज्यादा आसानी से खा सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर ज्यादा चबाने की जरूरत भी होती है। खाने को चबाते वक्त उसे मुंह के अंदर रखने के लिए ही हमारे गाल बड़े होते हैं। शुद्ध मांसाहारियों के गाल छोटे होते हैं क्योंकि वो मांस के छोटे टुकड़ों को काटते हैं और एक ही बार में निगल जाते हैं। इसलिए शेर और चीते कभी भी गलती से भी अपने मुंह के अंदर नहीं काटते। तो आखिर इस मुश्किल समस्या का हल क्या हो सकता है? गालों की सेफ्टी का आइडिया कैसा रहेगा? अगर इंसान के गालों के अंदर की तरफ थोड़ी सी कड़क स्किन आ जाए तो गलत तरीके से काटने से खुद को चोट लगाना बहुत मुश्किल होगा और आप अपना मनपसंद खाना आराम से चबाकर खा सकते हैं, या फिर हम सब नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं भाई। भाई मुझे डाउट है कि क्या वेजिटेरियन लोग इस बात को हजम कर पाएंगे। डबल फंक्शन वाला गले का फेरिंग्स। क्या आपने कभी भी अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हुए और बात करते हुए अचानक खाने का टुकड़ा गलत तरीके से निगल लिया था, जिससे आपका दम घुटने लगा था? आंखों में पानी लाने वाली एक्टिविटी शरीर की खराब बनावट के कारण बनती है। आपकी सांस लेने वाली नली और खाने की नली, जिसे आप विंड पाइप और फूड पाइप भी कहते हैं, दोनों एक ही जगह जाकर खुलती हैं। इसे गले के पिछले हिस्से के रूप में जाना जाता है और ये आपके वोकल कॉर्ड से जुड़ी होती है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जब आप कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स नाम का एक छोटा सा फ्लैप खाने को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए गले की एंट्री को कवर करता है। हालांकि एक अच्छा डिजाइन लगता है, लेकिन एपिग्लोटिस हमेशा इतनी तेजी से काम नहीं करता। इसलिए अगर आप खाते समय बात करते हैं या हंसते हैं तो खाना नीचे खिसक जाता है और आपके विंड पाइप में फंस जाता है, जिससे आपका दम घुट सकता है। ये बात थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 5,000 लोगों की मौत दम घुटने से हो जाती है और ये सब इस जानलेवा बनावट के कारण होता है। तो आखिर इस दम घुटने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वोकल कॉर्ड को खिसकाना एक स्मार्ट आइडिया है ना? अगर हमारा गला हमारी नाक से जुड़ा होता तो हम 2 अलग अलग ट्यूब्स के जरिए सांस ले सकते थे और खा सकते थे। लेकिन एक छोटी सी अड़चन है, हमें बात करना बंद करना होगा। लेकिन अगर हम एक व्हेल को कॉपी करें जिसका वॉइस बॉक्स उसके ब्लो होल में होता है, तो उसके जैसे गाकर एक दूसरे से बात जरूर कर सकते हैं, या फिर हम छींक के आधार पर एक नई भाषा बना सकते हैं। आप क्या कहेंगे? दिमाग का असली मंथन। हम सोचते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन हमारे बड़े से दिमाग में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह एक ही बार में नहीं बना। इसे अलग अलग लेवल्स में बढ़ने में लाखों साल लगे हैं, जिसमें पुराने हिस्सों के ऊपर नए हिस्से जोड़े जाते रहे हैं। इसे एक पुराने घर पर बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रूप में देखना सबसे आसान है। घर की नींव हमारे बेसन ब्रेन जैसी होती है, जो सांस लेने, खिलाने और लड़ने जैसे बेसिक लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करती है। घर का मेन स्ट्रक्चर हमारे लिम्बिक ब्रेन के जैसा होता है, जो उसके ऊपर बना होता है। ये वो जगह है जहां बहुत कुछ होता है। यहाँ हमारी फीलिंग्स प्रोसेस होती हैं, जो हमें खेलने, दोस्ती करने और सीखने समझने में मदद करती हैं। और फाइनली एक बड़ा बदलाव जो सब कुछ अलग होने से रोकता है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हमारा लॉजिकल और रीजनेबल ब्रेन है, जहां कॉमन सेंस, केयरफुल प्लानिंग और एक्चुअल फैक्ट्स जैसे बेहतर आइडियाज प्रोसेस होते हैं। हालांकि इसे हम परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब एक साथ नहीं हुआ था। कुछ हिस्सों में टकराव हो सकता है, लेकिन बाकी अभी भी ट्रायल एंड एरर की स्टेज पर ही है। इसकी वजह से लोग अलग अलग तरह के मेंटल प्रोसेस से गुजरते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि डिप्रेशन, पागलपन और बुरी यादें।
तो हम अपने बिगड़े हुए दिमाग को कैसे ठीक कर सकते हैं? अफसोस की बात यह है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो इंसान के दिमाग का मुकाबला कर सके, कम से कम अभी तक तो नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ एक परफेक्ट वर्किंग माइंड का सबसे करीबी एग्जाम्पल है, लेकिन क्या होगा अगर इसमें स्काईनेट जैसी इंसानियत जाग जाए? दोस्तों, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सी टर्मिनेटर फिल्में देखी, इसलिए मैं जानता हूं कि इसका एंड क्या होगा। औरत की कोख। हमारे दिमाग का अजीब तरह से बढ़ना अपने आप में वैसे ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, लेकिन इसे देखिए, इसका साइज लेडीज के लिए बच्चे पैदा करना थोड़ा और मुश्किल कर देता है। इंसान का जन्म औरत के पैरों के बीच से होकर गुजरता है। इतनी सकरी जगह से बच्चे के बड़े सिर को निकालने की कोशिश जन्म देने की किसी भी दूसरी प्रजाति की तुलना में सबसे ज्यादा खतरनाक और इसे दर्दनाक भी बनाती है। जन्म के दौरान बच्चों के फंसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में जन्म लेने वाले सभी बच्चों में से लगभग 6% बच्चे पैदा होते समय ही फंस जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो लेडीज का पेल्विस बड़ा क्यों नहीं होता? जितना बड़ा वो है, अगर उससे भी बड़ा हो जाए तो ये औरतों के सीधे चलने में एक बहुत बड़ी रुकावट होगा, जो एक अच्छी बात नहीं है। शुक्र है कि सिजेरियन ऑपरेशन की वजह से सर्जरी करते वक्त माँ के पेल्विस के बजाय पेट के जरिए बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही पेनफुल ऑपरेशन होता है, साथ ही महंगा भी होता है। अमेरिका में बिना इंश्योरेंस के नॉर्मल डिलीवरी के लिए अस्पताल का बिल लगभग $30,000 तक आता है, और अगर कोई माँ सिजेरियन ऑपरेशन करवाना चाहती है तो ये बिल बढ़कर $50,000 तक जा सकता है। तो आखिर लेडीज के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे उनके बैंक बैलेंस और शरीर दोनों पर असर नहीं पड़ता? इसका लॉजिकल सॉल्यूशन तो आर्टिफिशियल ग्रोथ है, जिसमें बच्चे को मां की कोख से बाहर एक स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है। एक लेबोरेटरी में बच्चे पैदा करने वाली सभी चीजों को मिलाना और उसे जन्म देना एक साइंस फिक्शन नॉवेल से निकली हुई किसी बात के जैसा लगता है। बहरहाल, साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पता लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब होगा कि माँ को किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा और बच्चे का सिर जरूरत के हिसाब से ही बड़ा हो सकेगा। तो भाई, इसे कहते हैं परफेक्ट डिलीवरी। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। हमारे खाने में इसकी कमी से पेट की समस्याएं हो सकती हैं, घाव धीरे धीरे ठीक होते हैं और यहाँ तक कि हड्डियों की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखते हुए कि ये कितना जरूरी है, आपको लगता है कि हमारे शरीर के अंदर इसे बनाने के लिए कोई तरीका होगा? हाँ, है तरीका। अरे नहीं था। लैब एनिमल, फ्रूट बैट्स और चिंपैंजी के अलावा आदमी उन जानवरों की प्रजातियों में से एक है जिन्होंने प्रोग्रेस के एक मजबूत खेल में इस जरूरी शक्ति को खो दिया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुक्ड और प्रिजर्व्ड फूड पर निर्भर रहने से पहले इंसान कच्चे फल और सब्जियां खाया करता था, जिनमें भरपूर विटामिन सी होता था। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंसान विटामिन सी सिंथेसाइजिंग जीन के बिना पैदा हुए तो उन पर इसका बहुत ही कम असर पड़ा और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये चेंज लगभग 61 लाख साल पहले हुआ था। लेकिन आजकल हम सब अच्छे फलों और सब्जियों से ज्यादा पैकेज्ड फूड पर डिपेंडेंट हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 14% एडल्ट्स अब इस भयानक कमी का शिकार हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? विटामिन सी को रीएक्टिवेट करने का आइडिया कैसा रहेगा? तो दोस्तों, बस इस बात को पक्का करने के लिए कि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, हमें अपने द्वारा खाई जाने वाली हर चीज की प्रोडक्ट डिटेल के लेबल को पढ़ना नहीं पड़ेगा। गले की एक अजीब नस। दोस्तों, हैरानी की बात है कि खराब बॉडी डिजाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे गले में फंसा हुआ है। लेरिंजियल नस हमारे गले के चारों तरफ चलती है, खास करके हमारे गले के आसपास। नसों का ये बंडल हमारे बोलने और निगलने के एक्शन को पूरा करने के लिए बहुत ही खास रोल प्ले करता है। यह हमारे ब्रेन के जरिए हमारे वॉइस बॉक्स के मसल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। हमारे ब्रेन के वॉइस बॉक्स के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। ये नस हमारे गले के नीचे और पीछे तक बेमतलब एक लंबा रास्ता तय करती है। ये गड़बड़ी बच्चे के पेट में होने के समय से ही शुरू हो जाती है। ये नस टिश्यू की एक गांठ के साथ उलझ जाती है, जिससे आर्टरी बनती है, जो हमारे दिल के आसपास एक ब्लड वेसल जैसी होती है। इसका मतलब यह है कि ब्रेन से वॉइस बॉक्स और वापस वहां तक उस सुपर शॉर्ट रास्ते को बनाने के बजाय इसे नीचे खींच लिया जाता है और चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इंसानों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं जो इस अजीब से डिजाइन का शिकार हैं। जिराफ की गर्दन में पाई जाने वाली उसी नस को देखिए। ये 16.4 फुट लंबी है, जो एक एवरेज इंसान की लंबाई से 3 गुना ज्यादा है। ये एक अजीब लंबा चक्कर लगता है मेरे भाई। तो फिर इस नस को रीरूट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? माँ के पेट से शुरुआत करना सबसे आसान रास्ता है।
उसी समय बनने के बजाय इस दुखदाई नस को मेन वेन ग्रुप टिश्यू की आर्टरी बन जाने के बाद बनना चाहिए। ये एक ऐसा एवोल्यूशनरी शॉर्टकट होगा जो इसे नीचे खींचने से रोकेगा। वाह भाई वाह, क्या कहने। दुखदाई एलर्जी। पराग के कण इंसानों के लिए खतरनाक नहीं हो सकते, लेकिन लगभग 8% अमेरिकन एडल्ट्स के लिए फूलों का ये पाउडर मौत के इशारे की तरह होता है। इस तरह की एलर्जी इंसान के शरीर के संपर्क में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति सेंसिटिविटी के कारण होती है। पराग और धूल के कण, खाना, कीड़े का काटना और यहाँ तक कि दवाएं भी एलर्जी का कारण बन सकती हैं। छींकने और खांसने जैसे हल्के रिएक्शंस हो सकते हैं। एनाफ्लेक्सिस जैसे सीवियर रिएक्शंस शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये उन चीजों के खिलाफ एक ऐसा ओवर रिएक्शन है जो हमारे लिए खतरनाक भी नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी को कैसे विश्वास हो जाता है कि शेलफिश और मधुमक्खी के डंक खतरनाक होते हैं? तो भाई, आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये वो छोटे प्रोटीन होते हैं जो खास तरह के फॉरेन पार्टिकल से बने होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को काम शुरू करने के लिए इशारा करते हैं। कुछ लोगों में पैदाइशी होते हैं और कुछ दूसरों के कांटेक्ट में आने से होते हैं, और कुछ लोगों के पास तो ये होते ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपका शरीर एक अजीब पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो ओवरड्राइव में चला जाता है और इम्यून सिस्टम को अनजाने में शरीर पर हमला करने के लिए ट्रिगर करता है। जाहिर है ये इंसानों में पाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा नुक्स है, लेकिन इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसलिए अगर सभी इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से हर एंटीबॉडी के साथ पैदा होते तो उन्हें किसी भी रोजमर्रा की चीजों के असर का सामना नहीं करना पड़ता। आप तो बस मजे लो मेरे भाई। असहनीय दर्द। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन दर्द आपको जिंदा रखने का शरीर का एक तरीका है। ये तेज या हल्का, कम या ज्यादा हो सकता है। मामला चाहे जो भी हो, दर्द चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन आपका शरीर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ गलत जरूर है या गलत हो सकता है। दांत का दर्द सबसे खराब होता है। जब भी आप कुछ खाते या पीते हैं तो सबसे छोटा छेद या सड़न भयानक दर्द का कारण बन सकता है और आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है। आमतौर पर ये किसी इन्फेक्शन या उससे मिलती जुलती किसी चीज के कारण दांत में दबाव पैदा करता है, लेकिन ये जिंदगी के लिए खतरा नहीं होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी भी तरह का दर्द महसूस होने से पहले एक आदमी कई सालों तक जानलेवा कैंसर से पीड़ित हो सकता है। ज्यादातर लोग इस बात से तब तक अनजान होते हैं कि उन्हें कैंसर है जब तक कि ये तीसरी या चौथी स्टेज में नहीं पहुंच जाता, जो कि जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंसर ट्यूमर की आमतौर पर कोई नसें नहीं होती। इन भयानक ट्यूमर के कारण होने वाला दर्द आमतौर पर उनके आसपास की नसों पर पड़ने वाले दबाव के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये तब होती है जब आपके पैंक्रियाज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शरीर में जरूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाते। समय के साथ ही आपके शरीर पर जो दबाव डालता है उससे सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, और अगर इसका पता नहीं चलता है तो ये जानलेवा हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अनुमान है कि 30 मिलियन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है और लगभग 7 मिलियन लोगों में अभी भी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन बिना किसी दर्द के लक्षण के कैंसर पेशेंट्स के जैसे आपको इसका पता कैसे चलेगा भाई? इन बीमारियों के खतरे को देखते हुए ये बहुत ही खराब बात है। तो इस दर्द से छुटकारा पाने का आखिर तरीका क्या हो सकता है? दांतों के दर्द के बजाय लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि उनके शरीर को ज्यादा दर्द तभी महसूस होगा जब ये उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। आखिरकार एक दांत का टूटना उतना बुरा नहीं है जितना अपनी जान गंवाना है। दांतों की समस्या। तो चलिए दोस्तों, कुछ सीधी चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे दांत, इंसानों के ऊपरी और निचले जबड़े के दोनों तरफ आमतौर पर 3 दाढ़ होती हैं। लाखों साल पहले जब हम होशियार होने लगे तो हमारा दिमाग और हमारे सिर काफी बड़े होते गए। इसका मतलब ये था कि हमारे जबड़े चौड़े और छोटे हो गए, जिससे हमारे मुंह में हमारे पिछली दाढ़ के लिए कोई जगह नहीं बची। इन दिनों हम उन दांतों को विजडम टीथ कहते हैं। इस सच के बावजूद कि जिस तरह से वो हमारे मसूड़ों पर कहर बरपाते हैं, उनमें विजडम वाली कोई बात ही नहीं है। तो दांतों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर क्या है? खैर, सबसे आसान सॉल्यूशन ये होगा कि आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। असल में बहुत से लोग पहले से ही ऐसा कर चुके हैं और ये काम उन्होंने अपने डेंटिस्ट से नहीं करवाया। लगभग 20 से 25% मानव आबादी सिर्फ 1 से 3 दाढ़ के साथ पैदा होती है और 35% लोग बिना किसी दाढ़ के पैदा होते हैं। दोस्तों, ये तरीका गारंटी के साथ ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे बेकार के दर्द और दांतों के डॉक्टर की फीस से बचा लेगा। डबल झटका। दोस्तों, दुख की बात यह है कि विजडम टीथ इकलौती ऐसी डेंटल प्रॉब्लम नहीं है जिसका लोग सामना करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपके दांतों के सिर्फ 2 सेट ही होते हैं। अगर आपके ऊपर के दांत टूट जाते हैं या सड़ जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। ये थोड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम लगती है।
खासकर ये देखते हुए कि दूसरे जानवर जैसे कि हाथी और कंगारू के दांत फिर से उग जाते हैं। तो भाई फिर इंसान इसमें पीछे कैसे रह गया? इन सबको लगभग 320 मिलियन साल पहले के एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जोड़ा जा सकता है। ये तब हुआ था जब हमारे शरीर ने अनगिनत दांतों के सेट को उससे मिलते जुलते शेप और साइज के दांतों के सेट से बदला था, जिनके कुछ खास फंक्शंस भी थे। मांस फाड़ने के लिए जबड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि पीछे के दांतों को सब्जियां चबाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि उनके ओमनीवोरस डिजाइन की मुश्किल के कारण उन्हें बार बार फिर से उगाने से प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए पूरी तरह से सीधे और परमानेंट दांतों का एक सेट रखना ज्यादा आसान था। लेकिन ये देखते हुए कि सिर्फ अमेरिका में 2018 में डेंटल केयर पर 135 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए। हमारे दांतों के इकलौते सेट को बनाए रखने की ये बहुत बड़ी और जरूरी कीमत है। तो दांतों की इस गड़बड़ी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम उन कंगारुओं के नक्शे कदम पर कैसे चलेंगे जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। जब कंगारू अपने दांत खो देते हैं तो पीछे की तरफ दांतों का एक नया सेट उग जाता है और धीरे धीरे आगे जगह ले लेता है। हालांकि ये एक आसान उपाय है, लेकिन इंसान के मुंह को दांतों के कन्वेयर बेल्ट में बदलना एक भयानक आइडिया है भाई। निपल्स की परेशानी। बॉडी का शेप या साइज चाहे जैसा भी हो, लगभग सभी के निपल्स होते हैं, लेकिन अगर उनका बेसिक फंक्शन बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना है तो आदमियों को निपल क्यों होते हैं? कुछ बहुत ही अजीब तरीकों से पियर्स किए जाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि ये किसी और काम के हैं। निपल्स के पीछे के छोटे से टिश्यू पर कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर का भी असर हो सकता है। अगर उनका कोई मतलब नहीं है और वो खतरनाक भी हैं, तो बेकार में ही आदमियों को निपल्स क्यों होते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो आदमियों के निपल्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो माँ की कोख में ही बन जाते हैं, इससे पहले कि बच्चा मेल या फीमेल बने। जब तक वाई क्रोमोसोम एक बच्चे को मेल के रूप में अलग करने के लिए हिट करता है, तब तक निपल बन चुके होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर उसे ठीक कैसे किया जाए? इसका एक साधारण सा और सीधा तरीका यह है कि एक्स या वाई क्रोमोसोम के कोख में एक्टिवेट होने के बाद ही निपल जैसे सारे रिप्रोडक्टिव फीचर्स बने। भाई इसका रिजल्ट ये होगा कि आदमियों की छाती एकदम स्मूथ होगी और छाती पर कोई बोझ भी नहीं होगा। पीछे की ओर देखना। भले ही आपकी नजर सही हो, पर शायद आप सब कुछ नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी इंसानों में एक पैदाइशी ब्लाइंड स्पॉट होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ये वीडियो ठीक से देख पा रहा हूँ। बात सही है, लेकिन आपके शरीर की बनावट इस बात को नहीं मानती। आप देखेंगे कि इंसानों के रेटिना फोटो रिसेप्टर सेल से बने होते हैं जो लाइट का पता लगाते हैं और हमारे ऑप्टिक फाइबर के जरिए हमारे दिमाग तक जानकारी पहुंचाते हैं। ये सेल्स हमारी आंखों में पीछे की तरफ होते हैं, जिसका मतलब है कि लाइट को हमारे फोटो रिसेप्टर तक पहुंचने से पहले हमारे ऑप्टिक फाइबर के जरिए होकर गुजरना होता है। ऑप्टिक फाइबर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सारे फाइबर ऑप्टिक नर्व नाम के एक पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये नस आंख से दिमाग तक जाती है। इसके पीछे किसी भी फोटो रिसेप्टर के लिए कोई जगह नहीं बचती, जिसकी वजह से एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। भले ही हमारा दिमाग हमारी दूसरी आंख के विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल करके उस ब्लैंक स्पेस की भरपाई कर लेता है, फिर भी इसे एक अच्छा डिजाइन नहीं कहा जा सकता है। तो आंखों की इस कमी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? खैर, मैं तो यही कहूंगा कि हमें सेफलोपोड्स के नक्शे कदम या उसके टेंटिकल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्क्वीड और ऑक्टोपस जैसे इन छोटे खून चूसने वाले जानवरों की आंखें हमारे जैसी ही हैं, लेकिन उनके फोटो रिसेप्टर आगे की तरफ होते हैं। इसका मतलब है कि कोई अजीब डिजाइन नहीं है और ना ही कोई ब्लाइंड स्पॉट। और अगर इसका मतलब यह है कि सभी इंसान ऐसे ही दिखते हैं, तो शायद अंधा होना इतना बुरा नहीं होता मेरे दोस्त। कमर की प्रॉब्लम। इंसानों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से गड़बड़ है और हैरानी की बात तो यह है कि हम फिर भी चल सकते हैं। कम से कम 30 से 60 साल पहले हमारे पूर्वज 4 पैरों पर चलते थे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी धनुष की तरह झुकी हुई थी। ये नीचे लटके उन सभी बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर उन्होंने सीधे चलना शुरू कर दिया और खाने की तलाश में बर्बाद होने वाली एनर्जी को बचाते हुए अपने हाथों को औजार पकड़ने के लिए फ्री कर दिया। सीधे चलने की इस शानदार छलांग का मतलब था हमारी रीढ़ को पीछे की तरफ झुकना होगा, ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत आगे तक ना फैलें, जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ जाए। लेकिन फिर सिर को सहारा देने के लिए ऊपरी रीढ़ को अपोजिट डायरेक्शन में झुकना पड़ा। एस शेप के इस बदलाव ने भले हमारे लिए चलना आसान बना दिया हो, लेकिन इससे हमारी निचली रीढ़ पर बहुत दबाव पड़ा। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 80% लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय पर कमर के दर्द की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो इस दर्दनाक समस्या का सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है?
हम उस आर्च शेप तक वापस कैसे पहुंच सकते हैं। ये उस परेशान करने वाले घुमाव की जरूरत को खत्म कर देगा जो हमें एक आसान, मजबूत और पेन फ्री पोजीशन में लौटा देगा। रुकावट सिर्फ इतनी है कि हमें फिर से अपने हाथों और पैरों के बल चलना पड़ेगा। इस तरह इधर उधर घूमने से शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दोस्तों ये मत भूलिए कि आप ऐसे दिखेंगे जैसे आप अपने कंचे ढूंढ रहे हो। अगर ये सब आपको आपकी रीढ़ की हड्डी की जलन से राहत दिलाएगा, तो क्या आप अपनी 4 पैरों पर चलने वाली जिंदगी की तरफ लौटना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। पैर की खराबी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक इंसान के पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत सारी नहीं हो सकती, है ना? और इनका सबसे बड़ा हिस्सा तो हिलता भी नहीं है। हमारे पैर की उंगलियां और टखनों के बीच कितनी हड्डियां हैं? 12 या फिर 15? अगर मैं कहूँ 26 है तो? इंसान का पैर उसकी हड्डियों के फ्रेम के कारण शरीर के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है। लेकिन इसे इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया था? उन हड्डियों ने हमें एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, जिससे हम पेड़ की शाखाओं को ऊपर की तरफ से पकड़ सकें और जानलेवा दुर्घटनाओं से बच सकें। जब से हम इंसान बने हैं, हमारे पूरे शरीर के वजन को संभालने के लिए हमारे पैर ज्यादा चपटे और मजबूत हो गए हैं। हमारे पैर की बड़ी उंगली उतनी लचीली नहीं है जितनी पहले थी। समय के साथ हमारे पैर का आर्च शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करने के लिए बदल चुका है। इस बदले हुए स्ट्रक्चर के कारण हमारे पैरों में अंदर और बाहर की तरफ मुड़ने की बहुत गुंजाइश हो जाती है, जो कि ये स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हमारे टखने मुड़ जाते हैं, मांसपेशियों में भयानक खिंचाव होता है और हम पैर की मूंछ जैसे दर्द से तड़पते हैं। तो एक ज्यादा सॉलिड डिजाइन कैसा दिखेगा? शायद ऑस्ट्रिच के पैर जैसा, जिसमें सिर्फ 9 हड्डियां होती हैं। ये पक्षी हमारी तरह ही दौड़ धूप करके इधर उधर होता रहता है। हालांकि इसकी टखने और निचले पैर की हड्डियां एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर में जुड़ी होती हैं, जो सीधे ऊपर तक जाती हैं। भाई, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए घुटने नहीं है, वो तो एंकल जॉइंट्स हैं। ये मजबूत लंबा डिजाइन चोट के जोखिम को तो कम करता ही है, और वो 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। यार, भले ये उल्टा लगता हो, पर इंसान के पैरों का डिजाइन ऐसा ही होना चाहिए था, है ना? घुटनों की खराबी। घुटना यकीनन ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे 4 बार लिंकेज कहते हैं, जिसका मतलब है घुटने के बाहर और अंदर के लिगामेंट्स जॉइंट को उसके सहारे मोड़ने में मदद करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी उतने लचीले नहीं होते हैं। इतने लिगामेंट्स होने के बाद भी घुटने सिर्फ आगे और पीछे की तरफ ही मुड़ सकते हैं। ये दौड़ने और चलने के लिए सबसे अच्छा डिजाइन है, लेकिन ह्यूमन स्पोर्ट्स इससे बहुत आगे जा चुका है। कई स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेज में हमें अपने पैरों को घूमने, मोड़ने और उन तरीकों से घुमाने के लिए मजबूर किया जाता है जो पुराने जमाने के तरीकों से बिल्कुल उलट है। इसका मतलब है कि एक गलत कदम या घुटने के किनारे पर लगे एक झटके से FT, ACL और MCL लिगामेंट्स जैसी भयानक चोट लग सकती है, जिसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हर बड़े खेल में किसी खिलाड़ी के घुटने को पीछे से क्लिप करना या मारना नियमों के खिलाफ है, सिवाय रग्बी के। लेकिन ये देखते हुए कि एक ऐसा खेल है जो सचमुच खिलाड़ियों के सिर को एक साथ जोड़ने से शुरू होता है, मुझे डाउट है कि घुटने की चोट उनकी सबसे बड़ी चिंता होती होगी। तो सिर्फ खेल की खातिर हम इन कमजोर घुटनों को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर हमें ज्यादा लचीलेपन की जरूरत है तो हम अपने हिप्स से 1-2 चीजें क्यों नहीं सीख लेते? शकीरा भी तो कहती ना भाई, हिप्स डोंट लाई। हमारे घुटनों के अलावा हमारे कूल्हों में भी एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, जो मूवमेंट में बहुत मदद करता है। तो फोल्डेबल नी जॉइंट के बजाय बॉल और सॉकेट जॉइंट का आइडिया कैसा रहेगा? इस तरह हम घुटने की अजीब चोटों को अलविदा कह सकते हैं और पैर के निचले हिस्से के मूवमेंट को और आसान कर सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी एनाटॉमिकल अपग्रेड को आजमाना चाहेंगे? क्या आप ह्यूमन बॉडी की डिजाइन की किसी और ऐसी खामी के बारे में जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।